तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में इन डेप्थ हम देखेंगे और ये वन शॉट वीडियो होने वाला है। तो इस वीडियो में हम पूरा कॉन्सेप्ट भी पढ़ रहे होंगे, सारी की सारी थ्योरी हम देखेंगे, सारे के सारे नोट्स हम देखेंगे एंड इसके अलावा इस चैप्टर से जिस टाइप के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सब की भी यहाँ पे बात करेंगे। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करें। तो अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस वर्ड को देखें, इसको दो में ब्रेक करें, तो इलेक्ट्रो का मतलब यहाँ पे होता है रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज करना होगा और यहाँ पे हम डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट सोर्स का यूज करते हैं, जैसे कि बैटरीज हो गई तो इलेक्ट्रिक सोर्स हमें लगेगा। एंड यहाँ पे लिसिस का मतलब क्या है, दैट मींस ब्रेक डाउन ऑफ समथिंग। और यहाँ पे समथिंग क्या होगा, यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है किसी केमिकल का, केमिकल कंपाउंड, एंड ये केमिकल क्या होता है, दिस इज नोन एज अ इलेक्ट्रोलाइट। सो बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस में हमें क्या करना है, हमें एक केमिकल कंपाउंड लेना है जो कि क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट, और उसमें से हम करंट को पास करेंगे। जैसे ही उसमें से करंट पास होगा वहां पे वो इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक हो जाएगा इनटू टू। सो बात करें इलेक्ट्रोलिसिस की, तो इलेक्ट्रोलिसिस का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, दैट इट इज द केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। एक इलेक्ट्रोलाइट का केमिकल डिकम्पोजिशन मतलब दो पार्ट्स में उसको ब्रेक करना बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे बात आ जाती है इस इलेक्ट्रोलाइट की। अब हर केमिकल कंपाउंड में से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करके उसको ब्रेक नहीं कर सकते, राइट। जैसे तुम ये कॉपर रॉड अगर ले लो, मतलब ये जो मार्कर है ये कॉपर का है, और इसमें से अगर करंट को पास करोगे तो ये दो हिस्सों में ब्रेक नहीं होगा। यानी कि हर मेटल, हर केमिकल कंपाउंड तुम्हारा ब्रेक नहीं हो सकता दो चीजों में। यहाँ पे हम स्पेसिफिक केमिकल्स की बात कर रहे हैं जिनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, दिस इज द मेन थिंग इन दिस इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, इट इज अ सब्सटेंस कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी व्हेन मोल्टन और इन एक्वस स्टेट। तो बात करें अगर इलेक्ट्रोलाइट की, तो इलेक्ट्रोलाइट हम एक ऐसे केमिकल कंपाउंड को कहते हैं। यहाँ पे ये कंपाउंड की बात हो रही है, एक सिंगल मेटल की बात नहीं हो रही। जैसे कि मान लो अगर तुम सिर्फ कॉपर की बात करो, मान लो ये जो मार्कर है ये कॉपर का होता, कॉपर का ये वायर होता, तो कॉपर वायर भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, लेकिन वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, बिकॉज कॉपर हमारा एक पर्टिकुलर एलिमेंट है, वो कोई कंपाउंड नहीं है। कंपाउंड की बात हो रही है जहां पे दो चीजें मिलकर कंपाउंड फॉर्म कर लेती हैं, वो हमारा एक इलेक्ट्रोलाइट होगा कब, जब वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। और यहाँ पे दो कंडीशंस और हैं, जैसे कि वो मोल्टेन स्टेट में होना चाहिए यानी कि पिघला हुआ होना चाहिए, या फिर लिक्विड स्टेट में या फिर एक्वस स्टेट में होना चाहिए। इन दोनों स्टेट्स में वो केमिकल कंपाउंड अगर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है, दैट मींस इट इज अ इलेक्ट्रोलाइट। आई होप इतना समझ में आ गया। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स जनरली जो होती है वो आयोनिक कंपाउंड्स में ही पाई जाती है। आयोनिक कंपाउंड्स जिसमें आयंस होते हैं, जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या हो जाएगा भाई, तुम देखो NaCl जो खाने वाला नमक हम खाते हैं, ये कैसे बना होता है, ये बना होता है, एक इसमें सोडियम आयन लगता है, यहाँ पे सोडियम एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, बना लेता है सोडियम आयन, और यहाँ पे एक क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और बना लेता है क्लोरीन माइनस आयन। तो ये दोनों आयंस जब आपस में पास आते हैं तो क्या बना लेते हैं, NaCl, और यही जब लिक्विड स्टेट में होते हैं तो आयन फॉर्म में होते हैं। तो जब तुम इसको लिक्विड स्टेट में या मोल्टेन स्टेट में इसको पिघला के रखोगे तो वहां पे ये आयंस प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम फ्री चार्ज भी कह सकते हैं। तो ये दोनों आयंस हैं, राइट, और इन्हीं आयंस की वजह से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। तो आयंस का होना बहुत जरूरी है फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि करंट के फ्लो होने के लिए आयंस की जरूरत होती है। दैट मींस हमारा जो कंपाउंड है वो आयोनिक कंपाउंड होना चाहिए। आयोनिक कंपाउंड कैसे होते हैं, एक तुम्हारा NaCl मैंने यहाँ पे बता दिया। अगर हम एसिड्स की बात करें तो HCl हो सकता है, HNO3 हो सकता है, H2SO4 हो सकता है, यही सारे इनऑर्गेनिक एसिड्स हम पढ़ते हैं। एक तुम्हारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया और सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। वहीं पे बेसिस की बात करें, जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो तुम्हारे NaOH हो गया, KOH हो गया, राइट। सो ये तुम्हारे आयोनिक कंपाउंड्स में आते हैं। और सॉल्ट्स जो हो गए, जैसे NaCl मैंने तुम्हें एक बताया था, उसी तरह कॉपर सल्फेट होता है, जिंक सल्फेट होता है, ये सारे भी तुम्हारे एक तरह से आयोनिक कंपाउंड्स ही हैं। तो ये सब मोल्टेन और एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे एंड दैट्स व्हाई वी कॉल देम इलेक्ट्रोलाइट। आई होप इतना समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे अगर हम डिफरेंसेस की बात करें कि इलेक्ट्रोलाइट्स वर्सेस नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में डिफरेंस क्या होगा, तो इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को इन मोल्टेन और एक्वस स्टेट, वहीं पे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स ये कंडक्ट नहीं करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को। इसमें आयंस नहीं होंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट में, और इलेक्ट्रोलाइट में तुम्हारा आयंस होते हैं दैट डिकम्पोजेस ऑन पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो यहाँ पे एग्जांपल्स तुम देख सकते हो, जितने भी आयोनिक कंपाउंड हैं वो सारे के सारे एग्जांपल्स होंगे इलेक्ट्रोलाइट्स, और जो आयोनिक कंपाउंड नहीं होते हैं वो सारे के सारे तुम्हारे एग्जांपल्स होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के। अब यहाँ पे देखो एक चीज है दैट इलेक्ट्रोलाइट्स में सिर्फ आयंस प्रेजेंट होते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल, NaCl को ब्रेक करोगे, मैंने बताया था क्या बनता है, Na प्लस आयन, Cl माइनस आयन। तो यहाँ पे हमें सिर्फ आयंस देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये बात याद रखना, MCQs में अक्सर पूछा जाता है कि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीटली ब्रेक हो रहा है, दैट मींस वहां पे सिर्फ तुम्हें आयंस देखने को मिलेंगे, तो ये चीज पूछी जाती है। और यहाँ पे हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें, जो एकदम इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, एकदम भी ब्रेक नहीं होंगे, तो वहां पे सिर्फ हमें मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है MCQs के लिए, तो ये तुमसे पूछ सकता है, राइट। और इसके एग्जांपल्स क्या हो गए, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे अल्कोहल हो गया, शुगर हो गया, यूरिया हो गया,
ये सब तुम्हारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इसमें तुम चाहे करंट पास करो चाहे ना करो, ये ब्रेक नहीं होंगे आयंस में, राइट। तो इसमें सिर्फ मॉलिक्यूल्स होंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में ओनली आयंस। अब यहाँ पे बात करते हैं कुछ बीच की चीज की, यानी कि अगर कोई कंपाउंड ना तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और ना ही नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, बीच की कोई चीज है। देखो एक तो हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक हो गया नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इसके बीच की भी एक चीज होती है जिसे बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा, देखो यहाँ पे पार्शियल आयोनाइजेशन होता है। जैसे मान लो कोई एक कंपाउंड है, मान लेते हैं हमारा ए बी कंपाउंड है, ये कंप्लीटली ब्रेक नहीं करा, तो कहीं कहीं पे तुम्हें ए प्लस आयन भी देखने को मिलेगा, बी माइनस आयन भी देखने को मिलेगा, और सॉल्यूशन में तुम्हें ए बी भी देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ पे आयंस भी देखने को मिल रहे हैं, कुछ हिस्सा टूट गया है, कुछ हिस्सा डिकम्पोज कर गया है, बट कहीं कहीं पे ये ब्रेक नहीं हुआ पूरी तरह से, और ये मॉलिक्यूल फॉर्म में भी तुम्हें देखने को मिल रहा है। तो ऐसे केस में जहां पे वीक इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, पार्शियल आयोनाइजेशन होता है, और इसीलिए यहाँ पे हमें बोथ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस देखने को मिलते हैं। सो इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तुम्हारा हो जाता है CH3COOH और एक हो जाता है NH4OH। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। ये तुम्हारे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, इसके अंदर क्या होंगे, बोथ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। आई होप ये समझ में आ गया है। सो इलेक्ट्रोलाइट्स के डिफरेंस एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जांपल, और किस में आयंस हैं, किस में मॉलिक्यूल्स हैं, और दोनों किस में हैं। ये चीज एमसीक्यूज के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद रखो। तो अगर हम अपने सिलेबस की बात करें तो हमारे सिलेबस में ये सारी इलेक्ट्रोलिसिस हमें पढ़नी है। इसके बाद एप्लीकेशंस भी हैं, उनकी बात करेंगे, बट यहाँ पे ये 3 इलेक्ट्रोलिसिस हमारे कोर्स में है। एक है मोल्टेन लेड ब्रोमाइड का इलेक्ट्रोलिसिस, एसिडिफाइड वाटर विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स, इसका इलेक्ट्रोलिसिस, एंड ऑल्सो एक्वस कॉपर 2 सल्फेट यानी कि कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस। एंड इस चीज को मैंने एक एक्सपेरिमेंट वीडियो में कराया भी हुआ है ऑलरेडी। अगर तुमने ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को जाके तुम देख सकते हो, उसका लिंक यहाँ पे तुम्हें दिख जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका लिंक, वहां पे जाके तुम इसे देख सकते हो। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एंड ऑल्सो वी हैव टू सी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एट दी इलेक्ट्रोड, ये सारी चीजें हमें देखनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अपनी पहली इलेक्ट्रोलिसिस की, जो कि है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन लेड ब्रोमाइड या PbBr2। अब PbBr2 देखो खुद सॉलिड होता है, ये तुम्हारा सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, तो इसीलिए ये लिक्विड स्टेट में तो है नहीं, तो एक काम करना पड़ेगा, तुम्हें इसे मेल्ट करना पड़ेगा। तो मेल्ट करने के लिए हम नीचे लगा देते हैं बंसन बर्नर। ये क्या करेगा, इसको हीट करेगा, एंड ये तुम्हारा मोल्टेन स्टेट में या लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। अब होगा क्या, जब ये लिक्विड स्टेट में आएगा तो ये जो PbBr2 है ये ब्रेक हो जाएगा आयंस में। एक हो जाएगा तुम्हारा Pb+2 आयन, लेड की वैलेंसी होती है +2, एंड Br-1 ब्रोमीन की वैलेंसी होती है -। अगर तुमको नहीं याद है तो इसको याद कर लो, बिकॉज यहां से तुम देख सकते हो अगर क्रिस क्रॉस करोगे तो Pb+2 जाएगा, Br में 1 रहा होगा तभी Pb के नीचे 1 लगा है, इस तरह भी तुम निकाल सकते हो। तो Pb+2 आयन तुम्हें मिलेगा और Br-1 आयन तुम्हें मिलेगा। अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे सॉल्यूशन में आयंस प्रेजेंट हैं। अब ये आयंस जाएंगे रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ। अब ये कैसे होता है, देखो यहाँ पे हम बैटरी लगा देते हैं, ये प्लस साइड ये माइनस साइड। तो जो बैटरी का प्लस होता है, ये बैटरी का प्लस जिस इलेक्ट्रोड से कनेक्ट होता है उसको बोलते हैं हम एनोड। यानी कि एनोड खुद कैसा है, पॉजिटिव। और वहीं पे बात करें निगेटिव इलेक्ट्रोड की, जो बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है उसको हम जिससे कनेक्ट करेंगे, इस इलेक्ट्रोड को बोलते हैं कैथोड। और कैथोड खुद कैसा होता है, निगेटिव होता है। अब यहाँ पे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं। जो चार्जेस होते हैं, ऑपोजिट चार्ज हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और जुड़ जाएंगे। तो वही चीज अगर तुम यहाँ पे देखो, जैसे ये एनोड है, ये खुद पॉजिटिव है, तो ये अपनी तरफ जिन आयंस को खींचेगा वो निगेटिव आयंस होंगे, और उन आयंस को हम क्या बोलते हैं, एनायंस। और वहीं पे तुम कैथोड को देखो, कैथोड खुद निगेटिव है, तो ये अपनी तरफ जिन आयंस को खींचता है वो खुद होंगे पॉजिटिव, और उन्हें बोलते हैं हम कैटायंस। तो तुम देख सकते हो कैथोड अपनी तरफ कैटायंस को अट्रैक्ट करता है और एनोड अपनी तरफ एनायंस को अट्रैक्ट करता है। एनायंस कैसे होते हैं, निगेटिव। तो यहाँ पे जो भी मेटल हमारा होगा जो पॉजिटिवली चार्ज होता है वो हमेशा कैथोड की तरफ जाता है। तो यहाँ पे अपने आयंस को तुम अगर देखोगे Pb+2 और Br-, जैसे ही हम यहाँ पे बैटरी का करंट ऑन करेंगे क्या होगा, यहाँ पे एनोड पॉजिटिव है तो इधर जाएंगे हमारे निगेटिव आयंस, और कैथोड खुद में निगेटिव है इसलिए पॉजिटिव आयन सारे कैथोड की तरफ जाएंगे। तो इनमें से पॉजिटिव आयन कौन सा है, Pb+2, ये जाएगा कैथोड की तरफ। तो यहाँ पे Pb+2 आया। अब Pb+2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। इलेक्ट्रॉन्स इसको कहां से मिलेंगे, निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे। इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर लेगा, दो बना लेगा लेड, यानी कि लेड मेटल यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, जो कि तुम्हें यहाँ पे नीचे दिख रहा है। ये लेड मेटल यहाँ पे डिपॉजिट हो गया, तुम्हें बड़ा सा ऐसे डिपॉजिट दिख जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें एनोड की, तो एनोड खुद कैसा है, खुद है वो पॉजिटिव, तो अपनी तरफ निगेटिव आयंस को अट्रैक्ट कर रहा है। निगेटिव यहाँ पे कौन सा आयन है, Br-, तो यहाँ पे Br- जाके इस तरफ जाके इकट्ठा होने लगेंगे। अब Br क्या है, ब्रोमीन आयन है, न्यूट्रल एटम बना लेगा। लेकिन Br क्योंकि गैसियस एटम है, अकेले नहीं रह सकता, इसलिए उसको 2 ब्रोमीन लगेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन करके वो बना लेगा Br2, और ये क्या है, ब्रोमीन गैस। अब ये गैस रिलीज हो जाएगी वहां पे।
अब यहाँ पे ये चीज तो तुम समझ गए हो कि यहाँ पे आयंस ब्रेक हुए, उसके बाद जैसे ही करंट ऑन हुआ, सिलेक्टिव आयंस सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ गए और वहां पे जाके डिपॉजिट हो गए या रिलीज हो गए, जैसे भी फॉर्म में हुआ। तो यहाँ पे तुमसे पूछा जाता है कि एट कैथोड रिएक्शन क्या है। तो कैथोड का रिएक्शन क्या हुआ, Pb+2 गया, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और लेड मेटल बना लिया। ये कैसा होगा, ग्रे डिपॉजिट होगा, जो तुम्हें दिखाई देगा। तुम्हें आयंस तो दिखाई नहीं देंगे, तुम्हें डिपॉजिट दिखाई देगा या फिर गैसेस रिलीज दिखाई देगा। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन हमारा हो गया, ग्रे डिपॉजिट मेटल का हो गया यहाँ पे। और एनोड की हम बात करें तो एनोड पे गया है ब्रोमीन, ब्रोमीन यहाँ पे फॉर्म कर लेगा ब्रोमीन गैस, और यहाँ पे ब्राउन कलर की होती है ब्रोमीन गैस, इसीलिए तुम्हें ब्राउन वेपर्स दिखाई देंगे। ऑब्जर्वेशन तुम्हारा होगा ब्राउन वेपर्स। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या हो जाता है, दैट मेटल लेड इज डिपॉजिटेड एट कैथोड एंड ब्रोमीन एट एनोड। ये ऑब्जर्वेशन भी तुमसे पूछा आता है। तो ये कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट मोल्टेन PbBr2 है, ये तुमसे पूछ सकता है एमसीक्यूज में, या फिर किसी भी तरह क्वेश्चन बड़ा आ सकता है डायग्राम बेस्ड, और वहां पे तुमसे पूछा जा सकता है। फिर इलेक्ट्रोड्स की बात करें तो ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये तुम्हारे ग्राफाइट के लगाए गए हैं। अब यहाँ पे देखो एक वर्ड है इनर्ट, इनर्ट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड्स लगे हैं ये इलेक्ट्रोड्स खुद इलेक्ट्रोलिसिस में पार्ट नहीं ले रहे हैं, इसीलिए इनको बोला गया है इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। एक होते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड्स, उसकी बात हम आगे करेंगे। यहाँ पे इनर्ट इलेक्ट्रोड्स ग्राफाइट के यूज किया गया है, तो ये भी याद रखना, एमसीक्यूज में हो सकता है पूछ ले। इनर्ट इलेक्ट्रोड का एक एग्जांपल दो, एक तुम्हारा ग्राफाइट होता है, एक तुम्हारा प्लैटिनम भी होता है। ये दोनों इनर्ट इलेक्ट्रोड हैं, ये रिएक्ट नहीं करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस में। फिर वहीं पर रिएक्शन एट कैथोड पूछ सकता है या रिएक्शन एट एनोड पूछ सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन तुम्हें क्या देखने को मिला, कैथोड पे एनोड पे, ये भी तुमसे पूछा जाता है। तो आई होप ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलिसिस तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें मैंने टाइम लिया ताकि इसको अच्छे से समझा सकूं। इसके बाद जितनी भी आगे इलेक्ट्रोलिसिस वो तुम्हें बहुत अच्छे समझ आ जाएंगी इजीली। तो अब इसके बाद आ जाते हैं अपनी अगली इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर, जो कि है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर। अब यहाँ पे एसिडिफाइड वाटर की क्यों बात की गई है, तो इसके लिए एक चीज समझ लो कि जो प्योर वाटर होता है, अगर प्योर वाटर H2O की हम बात करें तो ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता। अगर तुम टैप वाटर लेते हो या डिस्टिल्ड वाटर लेते हो और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की कोशिश करते हो तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, बिकॉज प्योर वाटर में क्या मिसिंग होते हैं, आयंस, इसमें सिर्फ मॉलिक्यूल्स में दिखेंगे। और वहीं पे अगर हम इसमें कोई इंप्योरिटी ऐड कर देते हैं, जैसे तुमने नमक ऐड कर दिया NaCl, या फिर एसिड ऐड कर दिया डाइल्यूट H2SO4, तो उससे क्या होगा, इसमें आयंस आ जाएंगे H2O के अंदर, H2O में H2SO4 के आयंस तुम्हें मिल जाएंगे, जिसकी वजह से करंट फ्लो हो पाएगा इजीली। इलेक्ट्रोलिसिस तुम्हें देखने को मिल जाएगा वाटर के अंदर। सो वाटर में इलेक्ट्रोलिसिस डायरेक्टली नहीं हो सकता, उसमें तुम्हें कुछ ऐड करना पड़ता है, जैसे NaCl, KCl, कुछ भी तुम ऐड कर दो। यहाँ पे एसिड ऐड करना है, इसीलिए एसिडिफाइड वाटर लिखा गया। सो बात करते हैं अब इलेक्ट्रोड्स की। यहाँ पे प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स यूज किए गए, पीटी का मतलब यहाँ पे प्लैटिनम है, तो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स का यूज किया गया है। एंड अगेन ये कौन से इलेक्ट्रोड है, इनर्ट। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड्स के एग्जांपल याद रखना, इनर्ट एक तुम्हारा होता है ग्राफाइट और दूसरा तुम्हारा हो गया प्लैटिनम। दीज आर इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, ये इलेक्ट्रोलिसिस में रिएक्शन शो नहीं करते हैं, ये पार्ट नहीं लेते हैं रिएक्शन में। फिर उसके बाद यहाँ पे सेटअप को अगर हम देखें, सेटअप कुछ ऐसा होता है रियलिटी में, एंड इस सेटअप का यूज मैंने प्रैक्टिकली भी करके दिखाया है अपने इस वाले वीडियो में, जहां पे मैंने हाइड्रोजन बैलून बना के उड़ा के भी दिखाया था। यहाँ पे दो गैसेस बनती हैं, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, इनको मैंने कलेक्ट भी किया था। अगर तुमने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उससे जाकर तुम देख सकते हो वीडियो के बाद में, उसका लिंक मैं तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा या वीडियो के एंड में लगा दूंगा। तो यहाँ पे देखते हैं, ये पूरा सेटअप है। यहाँ पे हमने एक बैटरी को कनेक्ट किया, बैटरी का प्लस ये है, बैटरी का माइनस ये है। तो जो प्लस वाला टर्मिनल है वो है एनोड और जो निगेटिव वाला टर्मिनल है वो है कैथोड। यानी कि एनोड खुद कैसा है, पॉजिटिव, कैथोड खुद कैसा है, निगेटिव। ये चीज समझ लो, तुम्हें कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। जो चीज खुद पॉजिटिव है वो अपनी तरफ निगेटिव आयंस को खींचेगी, और जो चीज खुद निगेटिव है वो अपनी तरफ पॉजिटिव आयंस को खींचेगी। तो यहाँ पे ब्रेकडाउन देखो, यहाँ पे हमारे पास में क्या है, वी हैव वाटर। तो वाटर कैसे ब्रेक होगा, H2O, ये ब्रेक हो जाएगा तुम्हारा H प्लस में और OH माइनस में, प्लस OH माइनस, इस तरह वाटर ब्रेक करता है। तो एक तो H प्लस आयन हो गया, ये खुद पॉजिटिव है मेटल की जगह पे, मेटल तो यहाँ पे कोई है नहीं, तो H प्लस यही तुम्हारा मेटल आयन एक तरह से हो गया, मेटल आयन की जगह हो गया, और OH माइनस ये तुम्हारा नेगेटिव आयन हो गया। तो जो पॉजिटिव आयन है वो जाएगा कैथोड की तरफ, यानी रिएक्शन एट कैथोड की अगर हम बात करें तो कैथोड का रिएक्शन देखो, कैथोड पे क्या हो रहा है, यहाँ पे H प्लस है, एक H प्लस को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो H प्लस को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, दो इलेक्ट्रॉन। सो दो H प्लस आयंस ने दो इलेक्ट्रॉन गेन करे, बन गए दो हाइड्रोजन एटम अलग अलग। अब दो हाइड्रोजन एटम अलग अलग हैं यहाँ पे, क्योंकि ये गैसियस एटम है तो अकेले नहीं रह सकता, दोनों हाइड्रोजन एटम आपस में कंबाइन करेंगे और क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन गैस। ये गैस बना के रिलीज हो जाएंगे। अब ये रिलीज होकर एटमॉस्फेयर में ना जाए, इसलिए हमने यहाँ पे ऊपर टेस्ट ट्यूब देखो इन्वर्टेड लगा दिया है,
और ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पे तुम्हारी कलेक्ट हो जाएगी इस तरह। आई होप इतना समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद बात करें एनोड की, तो एनोड पे क्या होगा, एनोड पे जाएगा नेगेटिव वाला आयन। नेगेटिव आयन हमारा क्या है, OH माइनस। अब OH माइनस में तुम्हें समझना पड़ेगा यहाँ रिएक्शन कैसे होता है। देखो बेसिकली 4 OH माइनस आयन जब आते हैं तो तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे, देखो 4 हाइड्रोजन हो गए, 4 ऑक्सीजन हो गए, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन लेके तुम बना सकते हो 2H2O। बचे कितने, 2 ऑक्सीजन बच जाते हैं, ये तुम्हारी ऑक्सीजन बना लेते हैं। इस तरह रिएक्शन होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी OH माइनस आयन तुम्हें मिलेगा तो 4 OH आयन लग के यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना लेते हैं। इस तरह काम होता है यहाँ पे। तो एनोड की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, 4 OH माइनस आयंस गए एनोड की तरफ खींच के और यहाँ पे ये बना लेते हैं 2 वाटर के मॉलिक्यूल, जो कि मैंने बताया। 2 ऑक्सीजन बच जाते हैं, वो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यानी कि O2 मॉलिक्यूल बना लेते हैं। और क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स भी बचेंगे, जो माइनस आयन, हर एक आयन का एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो यानी कि 4 आयन लिए गए हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज हो जाएंगे। तो ये कंप्लीट रिएक्शन तुम्हारा हो जाएगा एट एनोड। तो ये रिएक्शंस हो गए। फिर यहाँ पे अगर तुम देखोगे ये जो O2 है ये भी तुम्हारा गैसियस फॉर्म में है, तो ऑक्सीजन गैस तुम्हारी रिलीज होगी कहाँ पे, एनोड पे। तो अब देखो एनोड पे रिलीज हो रही है ऑक्सीजन गैस, कैथोड वाले टेस्ट ट्यूब में रिलीज हो रही है हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे अगर तुम एक चीज देखो, यहाँ हमने 2H प्लस आयन, यहाँ 4 OH माइनस आयन लिए हैं, तो इसको तुम्हें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी 2 2 4H प्लस आयन होंगे इसके बराबर में। तो अगर तुम ऐसे देखो तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो होती है वो डबल में रिलीज होती है। यहाँ पे भी तुम देख सकते हो जो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे है वो डबल मात्रा में बनी है, यानी कि ये 2 होती है और ऑक्सीजन तुम्हारी बनती है 1 के रेशियो में। तो यहाँ पे कभी कभी तुमसे ये भी पूछ लेता है कि हाइड्रोजन इस टू ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा, दैट विल बी 2:1, यानी कि 2 पार्ट हाइड्रोजन गैस के बनते हैं और 1 पार्ट ही तुम्हारा ऑक्सीजन गैस का बनता है। ये चीज प्रैक्टिकली मैंने करके दिखाई है अपने वीडियो में, एंड ये वाला वीडियो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा। इस वीडियो को जाकर जरूर से देखना, तुम्हें और अच्छे से ये चीज समझ में आएगी, एंड इस वीडियो का लिंक तुम्हें मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसके बाद थर्ड इलेक्ट्रोलिसिस हम देखने वाले हैं अपनी, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन CuSO4। अच्छा, इसका इलेक्ट्रोलिसिस मैंने अपनी कई वीडियोस में करके दिखाया है, एंड लास्ट वीडियो में मैंने कॉपर सल्फेट यानी कि कॉपर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी करके दिखाई थी। अगर वो वाला वीडियो तुमने नहीं देखा तो उसको जाकर देखना, हाईली रिकमेंड करूंगा। वहां मैंने इसका इलेक्ट्रोलिसिस प्रैक्टिकली करके दिखाया था। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ CuSO4 हमें करना है, एंड यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट तो हमारा हो गया कॉपर सल्फेट और इलेक्ट्रोड्स हम यूज कर रहे हैं कॉपर के ही, यानी कि ये क्या है, दीज आर एक्टिव इलेक्ट्रोड। यहाँ पे इस बार ये इलेक्ट्रोलिसिस में पार्ट लेंगे, कैसे लेंगे मैं बताता हूँ। तो ध्यान रखना, जो इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो होते हैं ग्राफाइट, प्लैटिनम, और जो एक्टिव इलेक्ट्रोड हैं जो पार्ट लेंगे इलेक्ट्रोलिसिस में, उसका एक एग्जांपल तुम्हारा हो गया कॉपर। कोई भी मेटल तुम लोगे अगर वो इलेक्ट्रोलिसिस में पार्ट लेगा तो वो हो जाएगा एक एक्टिव इलेक्ट्रोड, मतलब ये इलेक्ट्रोलिसिस में पार्ट लेगा। चलो देखते हैं अभी। तो यहाँ पे सेटअप में क्या किया है, हमने एक कंटेनर लिया है, उसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया है जो कि हमारा ब्लू कलर का होता है। अब इस ब्लू कलर के सॉल्यूशन में हमने 2 इलेक्ट्रोड्स डिप कर दिए हैं। ये इलेक्ट्रोड्स यानी कि कैथोड और एनोड जो बनेंगे, पॉजिटिव वाला तुम्हारा एनोड, नेगेटिव वाला कैथोड, ये दोनों ही तुम्हारे कॉपर के ही इलेक्ट्रोड्स हैं, यानी कि एक्टिव इलेक्ट्रोड्स हैं। अब होगा क्या, देखो CuSO4 सॉल्यूशन जो है ये ब्रेक हो जाएगा। कैसे ब्रेक होगा, यहाँ पे देख लो, CuSO4 है, इसमें से जब आयंस निकलेंगे, एक तुम्हारा निकलेगा Cu+2 आयन, एक ही आयन हो गया, और एक हो गया SO4-2 आयन। तो सल्फेट आयन है, कॉपर आयन है, ये दोनों आयन रिलीज हो रहे हैं। तो एनोड की तरफ जाएगा Cu+2 आयन और कैथोड की तरफ जाएगा SO4 आयन। तो यहाँ पे कैथोड क्योंकि खुद नेगेटिव है, ये अपनी तरफ कैटायन को अट्रैक्ट करेगा, तो कैथोड की तरफ कौन सा आयन खींच के आएगा, कैथोड की तरफ जाएगा तुम्हारा Cu+2, क्योंकि ये पॉजिटिव आयन है। तो कैथोड का रिएक्शन देखते हैं। कैथोड पे क्या होगा, Cu+2 आयन गया, अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कॉपर डिपॉजिट कर लेगा कहाँ पे, कैथोड पे, यानी कि थोड़े टाइम के बाद यहाँ पे तुम्हें कॉपर का डिपॉजिट होता हुआ दिख जाएगा इस तरह। ये चीज मैंने करके भी दिखाई। तो यहाँ पे जब मैंने ये प्रैक्टिकल करके दिखाया था, ये वीडियो में है, तुम जाके देख सकते हो। अब काफी दिन हो गए इस वीडियो को, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कैथोड पे कॉपर का डिपॉजिट हो गया, ये जो बहुत ही खराब तरीके से डिपॉजिट हुआ है कॉपर, तो ये कॉपर का डिपॉजिट हो जाएगा थोड़े समय के बाद कैथोड के ऊपर। फिर इसके बाद अगर हम बात करें एनोड की, तो एनोड पे क्या होगा, जो नेगेटिव आयंस है वो जाएंगे एनोड की तरफ, लेकिन यहाँ पे सल्फेट आयन डिस्चार्ज नहीं होता है जाके एनोड पे। ये क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन होता है सिलेक्टिव डिस्चार्ज। तो अब तुम लोग पूछोगे सर सिलेक्टिव डिस्चार्ज क्या है, तो चलो भी इसकी बात करते हैं। सो हमारी इलेक्ट्रोलिसिस में सल्फेट आयन का इतना रोल नहीं होगा। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज यहाँ पे बात आ जाती है एक थ्योरी की, जो कि है सिलेक्टिव डिस्चार्ज। इसका मतलब ये है कि जब भी हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो जरूरी नहीं है कि जितने भी तुम्हारे आयंस प्रेजेंट हैं वो सारे के सारे डिस्चार्ज हो जाएंगे। वहां पे सिलेक्टिव डिस्चार्ज थ्योरी काम आती है, एंड यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं कौन सा वाला आयन हमारा डिस्चार्ज होगा। तो देखो कैटायंस जो होते हैं माइग्रेट करते हैं टुवर्ड्स द कैथोड, रिडक्शन हो जाता है वहां पे, और अनायंस जाते हैं एनोड की तरफ, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं। अब यहाँ पे सिलेक्टिव डिस्चार्ज डिपेंड करता है किस चीज पे, देखो ये तुम्हारा एक टेबल बना हुआ है, ये बेसिकली तुम्हारा एक्टिविटी सीरीज है मेटल्स की रिएक्टिविटी के लिए, वैसे ही ये तुम्हारी एक्टिविटी सीरीज है, एंड उसी का रिवर्स होता है।
जो यहाँ पे सबसे नीचे वाला मेटल या आयन प्रेजेंट होगा वो सबसे पहले डिस्चार्ज होता है। सो सबसे पहले तुम देख सकते हो सबसे पहला आता है नंबर कॉपर का, फिर आयरन, फिर मैग्नीशियम, फिर Na। यानी कि अगर ये सारे आयंस एक साथ प्रेजेंट हैं तुम्हारे सॉल्यूशन में तो कौन सा वाला आयन सबसे पहले डिस्चार्ज होगा, वो होगा कॉपर। अगर आयरन प्रेजेंट है मतलब कॉपर नहीं प्रेजेंट है, ये तीन प्रेजेंट है तो आयरन। तो इस तरह ये सीरीज चलती है। तो हमारे सॉल्यूशन में Cu+2 और SO4-2 है, तो इसमें से सिलेक्टिव डिस्चार्ज थ्योरी ये कहती है, सेकंड पॉइंट इसका देखो, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। तो ये चीज तो मैटर नहीं कर रही हमारे पर्टिकुलर केस में, तो यहाँ पे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स भी मैटर करता है। अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड होता तब शायद वहां पे सल्फेट आयन भी डिस्चार्ज होता, बट क्योंकि हम एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं कॉपर या फिर सिल्वर, हमारे पर्टिकुलर केस में कॉपर इलेक्ट्रोड है, तो क्योंकि हम एक्टिव इलेक्ट्रोड का यूज कर रहे हैं इसलिए इसका डिस्चार्ज नहीं होगा। सिलेक्टिव डिस्चार्ज का मतलब जब भी हम एक्टिव इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे तब भी पर्टिकुलर चीज डिस्चार्ज नहीं होगी, या फिर कंसंट्रेशन ऑफ आयंस अलग अलग होगा तब भी कोई पर्टिकुलर चीज डिस्चार्ज नहीं होगी, या फिर पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसका मतलब ये कि अगर ये सारे पर्टिकुलर आयंस प्रेजेंट है जरूरी नहीं कि सारे के सारे आयंस एक साथ डिस्चार्ज हो, इस सीरीज के अकॉर्डिंग ही डिस्चार्ज होता है। तो वापस से आते हैं अपनी इलेक्ट्रोलिसिस पे, यानी कि ये जो SO4 है एक्टिव इलेक्ट्रोड्स की वजह से ये डिस्चार्ज नहीं होगा, यानी कि इस तरफ कौन सा आयन जाएगा, इस तरफ कोई आयन जाके डिस्चार्ज नहीं होगा इस पर्टिकुलर केस में। यहाँ पे होगा क्या, एट एनोड, एनोड पे तुम्हारा ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या है, कॉपर प्रेजेंट है। अब एनोड क्या करता है, यहाँ से Cu तुम्हारे पास में एटम है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है और बना लेता है Cu+2 आयन। यानी कि जो आयंस प्रोवाइड कर रहा है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, एनोड, क्योंकि ये एक्टिव इलेक्ट्रोड है। यही मतलब होता है एक्टिव इलेक्ट्रोड का, कि ये इलेक्ट्रोलिसिस में पार्ट ले रहा है और इस इलेक्ट्रोड से कॉपर आयंस निकल के आ रहे हैं सॉल्यूशन में। यानी कि एनोड पे रिएक्शन क्या हो जाएगा, एनोड पे खुद तुम्हारा कॉपर रॉड प्रेजेंट है, कॉपर मेटल प्रेजेंट है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे और ये बना लेगा कॉपर आयन। यानी कि कॉपर आयंस इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड में से निकल के आ जाएंगे सॉल्यूशन में और ये कॉपर आयंस फिर माइग्रेट करेंगे इधर उधर और ये जाके फिर डिस्चार्ज हो जाएंगे कहां पे, कैथोड पे। तो होगा क्या धीरे धीरे कि एनोड धीरे धीरे खत्म होता जाएगा, इसमें से कॉपर आयन सारे निकलते जाएंगे और ये सारे के सारे वापस आके डिपॉजिट हो जाएंगे कैथोड के ऊपर। तो कैथोड का साइज धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और एनोड का साइज धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या होगा, दैट कॉपर ट्रांसफर्स फ्रॉम एनोड टू कैथोड। कॉपर तुम्हारा ट्रांसफर हो जाएगा एनोड से कैथोड की तरफ, धीरे धीरे ये रॉड पतला होता जाएगा और इधर की तरफ तुम्हारा थिकनेस बढ़ती जाएगी कॉपर की। आई होप इतना समझ में आ रहा है। तो जब भी हम एक्टिव इलेक्ट्रोड कॉपर का यूज करेंगे, तो क्योंकि यहाँ पे हम एक्टिव इलेक्ट्रोड कॉपर का यूज कर रहे हैं तो ये कॉपर आयंस फर्निश कर रहा है यहाँ पे। तो जैसे जैसे कॉपर आयंस डिपॉजिट हो रहे हैं ये वैसे वैसे कॉपर आयंस को सॉल्यूशन में ऐड करता जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे तुम्हें ये ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है। अगर तुम बुक में ध्यान से पढ़ोगे तो वहां पे एक और केस भी दिया होगा जहां पे हम प्लैटिनम इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। अगर हम प्लैटिनम इलेक्ट्रोड का यहाँ पे यूज कर रहे होते तब क्या होता, तो यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट सॉल्यूशन से, तो यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट हो जाता, सॉल्यूशन से आयंस निकल के आते, लेकिन थोड़े समय के बाद क्या होता, दैट कॉपर आयंस फिनिश हो जाते हैं सॉल्यूशन में और जो हमारा प्लैटिनम इलेक्ट्रोड होता है वो कॉपर आयंस को फर्निश ना कर पाता। दैट मींस थोड़े समय के बाद ये कॉपर आयंस खत्म हो जाते और यहाँ ब्लू कलर जो ये दिख रहा है धीरे धीरे कम हो जाता और ब्लू कलर फेड हो जाता अगर प्लैटिनम इलेक्ट्रोड का या फिर इनर्ट इलेक्ट्रोड का हम यूज करते। लेकिन हमारे कोर्स में सिर्फ यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड ही दिया हुआ है, दैट्स व्हाई यहाँ पे तुम्हारा ब्लू कलर फेड नहीं हो। तो आई होप ये भी तुम लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन हो तो टाइम स्टैम्प को कमेंट करना नीचे, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलो भी आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अभी हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशंस की। तो इलेक्ट्रोलिसिस की काफी सारी एप्लीकेशंस होती हैं जिसमें से 2 मेन है, एक है इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड एक और आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। ये दोनों हमारे कोर्स में है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यहाँ पे नाम से तुम समझ सकते हो, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज होगा एंड यहाँ पे कोई चीज हम प्लेट करने वाले हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास में एक मेटल का पीस है और तुम चाहते हो इसके ऊपर हम एक दूसरे मेटल की कोटिंग कर दें, यहाँ पे इसके ऊपर एक दूसरे मेटल की कोटिंग कर दें बाय यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस। दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यहाँ पे देख सकते हो डेफिनेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कोटिंग द सरफेस ऑफ अ मेटल। यहाँ पे सरफेस ऑफ मेटल को कोट करना है विद अ थिन लेयर ऑफ अनदर मेटल यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस। तो यहाँ पे एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कवरिंग या कोटिंग चढ़ाने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस का जब हम यूज करते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सो इसका एग्जांपल तुम देख सकते हो, व्हेन अ सिल्वर लेयर इज डिपॉजिटेड ऑन अ स्पून मेड ऑफ अनदर मेटल। मान लो तुम्हारे पास एक चम्मच है और तुम चाहते हो सिल्वर का चम्मच बन जाए, तो तुम उस सिल्वर की प्लेटिंग कर सकते हो, राइट। तो ये तुम्हारा एक एग्जांपल हो गया। अब यहाँ पे पर्पस क्या है, ये सिर्फ हम देखने के लिए नहीं करते हैं, देयर आर सेवरल पर्पसेस टू प्रिवेंट कोरोजन। मान लो तुम्हारे पास में आयरन का एक नेल है, तुम चाहते हो उसमें जंग ना लगे, तो तुम उस आयरन के नेल पे जिंक की कोटिंग कर देते हो। तो यहाँ पे जब आयरन के नेल पे जिंक की कोटिंग की जाती है, इसको क्या बोलते हैं, ये तुम कमेंट में करके बताना। ये काफी ज्यादा स्टैंडर्ड चीज है, मैं शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ, इसको जीआई बोलते हैं। जब भी तुम शॉप पे जाके कोई चीज लोगे, जैसे मान लो इलेक्ट्रिसिटी वाले जो बॉक्स आते हैं मेटल बॉक्सेस, वो भी जब तुम लोगे तो तुमसे कहेगा जीआई बॉक्स दे दो। तो इस जीआई का मतलब क्या होता है, ये कमेंट करके जरूर से बताना। अब इसके बाद नेक्स्ट तुम्हारा एक और यहाँ पे होता है पर्पस, दैट इज टू इंप्रूव द अपीयरेंस। जैसे कई बार
यहाँ पे ज्वेलरी में सिल्वर की कोटिंग की जाती है ताकि वो और ज्यादा शाइनी और ज्यादा अच्छी लगे। फिर उसके बाद टू रिड्यूस फ्रिक्शन ऑफ वियर, तो कभी कभी फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए भी दूसरे मेटल की कोटिंग कर दी जाती है। एंड ऑल्सो टू एनहांस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये भी कई केसेस में किया जाता है। तो ये कुछ पर्पस है। सो इस एप्लीकेशन को कैसे किया जाता है इसको भी हम देखते हैं। इसके ऊपर मैंने एक एक्सपेरिमेंट भी कराया हुआ है, उसे भी जाके तुम देख सकते हो। और उस एक्सपेरिमेंट में मैंने कॉपर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की थी सीजर के ऊपर, वो मैंने किया हुआ है, इस वीडियो में तुम जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग की। तो हमारे कोर्स में 2 इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। सबसे पहली इलेक्ट्रोप्लेटिंग है निकल की। सो निकल प्लेटिंग या जिसकी भी प्लेटिंग हमें करनी है, देखो 2 चीजें हमें रिक्वायर्ड होती हैं। एक तो जिस मेटल की प्लेटिंग तुम करोगे वो मेटल पीस तुम्हें चाहिए होगा, उसे हम रखते हैं हमेशा एनोड के ऊपर। तो ध्यान रखना, जो एनोड प्लस वाला है उसके ऊपर तुम उस मेटल को रखोगे जिस चीज की प्लेटिंग करोगे। मतलब जैसे निकल की प्लेटिंग करनी है तो निकल को एनोड बना दो। मैंने कॉपर की प्लेटिंग करके दिखाई थी अपने वीडियो में, तो मैंने एनोड को कॉपर का रखा हुआ था। और तुम्हें सिल्वर की प्लेटिंग जब करनी होगी तो एनोड को सिल्वर का बना दोगे। जिस भी मेटल की प्लेटिंग करनी है उसको एनोड बना दो। फिर इसके बाद में एक और चीज की हमें जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रोलाइट की। अब ये इलेक्ट्रोलाइट में हम वो सोल्यूशन लेते हैं जिसमें हमारा पर्टिकुलर मेटल का आयन प्रेजेंट हो। जैसे कि निकल की प्लेटिंग करने के लिए तुम्हें निकल सल्फेट सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। देखो निकल सल्फेट सॉल्यूशन में निकल आयन प्रेजेंट है, इसलिए इसको लिया जाता है। तो यहाँ पे एनोड हमने निकल का बना दिया। कैथोड पे हम उस आर्टिकल को रखते हैं, कैथोड उस आर्टिकल को बनाया जाता है जिसपे प्लेटिंग करनी है। मैंने अपने वीडियो में भी सीजर को ही रखा था, यहाँ पे भी सीजर है डायग्राम में। तो इसी सीजर के ऊपर निकल की प्लेटिंग हो जाएगी, राइट। तो ये 2 बातें याद रखना, एनोड पे मेटल रखा जाएगा, कैथोड पे आर्टिकल टू बी प्लेटेड। आर्टिकल को अच्छे से साफ कर लिया जाता है ताकि प्लेटिंग अच्छे से हो। यहाँ पे 2 कंडीशंस होती हैं। एक तुम्हारा बहुत ही लो करंट देना चाहिए, बहुत ही लो करंट पे इलेक्ट्रोलिसिस हम करेंगे, और बहुत ही धीरे धीरे करते हैं, यानी कि लॉन्गर टाइम तक ये इलेक्ट्रोलिसिस चलती है। मैंने अपने वीडियो में बहुत जल्दी इलेक्ट्रोलिसिस की थी तो प्लेटिंग उतना अच्छी नहीं हुई थी। अगर तुम्हें अच्छी प्लेटिंग चाहिए, स्मूथ प्लेटिंग चाहिए, तो उसके लिए बहुत ही लो करंट दिया जाता है यहाँ पे, और ये लॉन्गर टाइम के लिए प्रोवाइड किया जाता है। 2 कंडीशंस होती हैं, एमसीक्यू के लिए पूछ सकता है तुमसे। तो यहाँ पे निकल सल्फेट कैसे ब्रेक करेगा, इसका ब्रेक डाउन देखो। निकल सल्फेट जब ब्रेक होगा, एक तुम्हारा निकल आयन निकलेगा Na+2, और एक तुम्हारा सल्फेट आयन निकलेगा। अब क्योंकि यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं वो तुम्हारा निकल का है, यानी कि ये तुम्हारा एक्टिव इलेक्ट्रोड है। जैसे वहां कॉपर था, कॉपर सल्फेट के केस में ये तुम्हारा एक्टिव इलेक्ट्रोड है, तो ये इलेक्ट्रोलिसिस में पार्ट लेगा। तो जब ये इलेक्ट्रोलिसिस में पार्ट लेगा तो यहाँ पे सल्फेट आयन का डिस्चार्ज नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ तुम्हारा निकल प्लस आयन ही प्रोपोगेट करेगा फ्रॉम वन टू अनदर इलेक्ट्रोड, यानी कि कैथोड की तरफ ही जाएगा। एनोड से निकलेगा Na+2 आयन, यहां से रिलीज हुआ इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड से, और ये जाएगा सीजर की तरफ और जाके यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा निकल के फॉर्म में इसके ऊपर। तो निकल की एक लेयर चढ़ जाएगी इस सीजर के ऊपर। आई होप ये चीज समझ में आई होगी दैट निकल आयंस रिलीज होंगे एनोड से, निकल के जाएंगे सॉल्यूशन में, फिर सॉल्यूशन से निकल के जाएंगे तुम्हारे सीजर के ऊपर, राइट। तो सॉल्यूशन से निकल आयंस तुम्हारे डिपॉजिट होंगे सीजर के ऊपर। आयंस को फर्निश कौन करेगा, ये तुम्हारा एनोड फर्निश करता रहेगा सॉल्यूशन के अंदर। इसलिए 2 चीजें हैं, एक तो पर्टिकुलर है रॉड है, रॉड से डायरेक्ट आयन निकल के नहीं जा रहा, रॉड से आयन जा रहा है सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन से आयन निकल के जा रहा है इस सीजर के ऊपर। आई होप ये चीज समझ पा रहे हो। प्रैक्टिकली अगर इसको देखना चाहते हो तो मेरा वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना। नेक्स्ट इसके बाद अब हम बात करते हैं अपनी सेकंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग की, जो कि है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर। अब वही चीज है, 2 चीजें यहां बदलेंगी, एक तो मेटल बदल जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रोलाइट बदल जाएगा। कैंची वही है जिसकी हम प्लेटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एनोड को इस बार हम सिल्वर का रखेंगे। अगेन ये भी एक्टिव इलेक्ट्रोड है बिकॉज ये इलेक्ट्रोलिसिस में पार्ट लेगा। तो यहाँ पे सिल्वर की प्लेटिंग करने के लिए सिल्वर का हमें एक सॉल्ट लेना है। तो सिल्वर का सॉल्ट लेने के लिए बच्चा कह सकता है सर हम सिल्वर नाइट्रेट क्यों नहीं लेते, हम यहाँ पे AgNO3 ले लें। तो AgNO3 का यूज नहीं कर सकते बिकॉज इसमें जो डिकम्पोजिशन होगा, इसमें जो सिल्वर आयन निकलेगा ये बहुत जल्दी निकल जाएगा और बहुत जल्दी जाकर डिपॉजिट हो जाएगा और हमारी इलेक्ट्रोप्लेटिंग अच्छी नहीं होगी, इसलिए हम AgNO3 का यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइट का NaAgCN2। ये तुम्हारा एक तरह का कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है जिससे जाके तुम क्लास 12th में पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स के बारे में, वहां पे नीमिक्स ही पढ़ रहे होगे। तो NaAgCN2 इसका नाम होता है, सोडियम बाहर लगा हुआ है, और आर्जेंटोसाइनाइड ये तुम्हारा अंदर का जो पार्ट होता है, इसको अलग तरह से पढ़ा जाता है, सोडियम आर्जेंटोसाइनाइड। इस सॉल्ट का नाम याद रखना। इसका यूज इसलिए करते हैं बिकॉज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में जब भी आयंस रिलीज होते हैं, जो सेंटर वाला ये मेटल होता है ये रिलीज होता है, बहुत धीरे धीरे रिलीज होता है, और हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यही चाहिए कि जो प्लेटिंग हो रही है वो स्लो हो ताकि इवनली वो पूरे सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो इसलिए हम इसका यूज करते हैं। तो जब ये सॉल्ट डिकम्पोज होगा तो इसमें कौन कौन से आयन बनेंगे, देखो Na+ बन रहा है, Ag+ बन रहा है, Cn- बन रहा है। अब क्योंकि एक्टिव इलेक्ट्रोड है तो सिर्फ पॉजिटिव वाला आयन ही यहाँ पे डिपॉजिट होगा और निकलेगा, सब चीजें होंगी उसी के साथ। अब यहाँ पे 2 पॉजिटिव आयन बन रहे हैं, एक बन रहा है सोडियम और एक बन रहा है सिल्वर। मैं तुम्हें दिखाया था सिलेक्टिव डिस्चार्ज के केस में, यहाँ पे 2 आयंस पॉजिटिव है, तो इसमें से कौन सा वाला डिस्चार्ज होगा, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे आता होगा, यानी कि Ag+।
सोडियम ऊपर है, हाईली रिएक्टिव है, ये नहीं यहाँ पे डिपॉजिट होगा तुम्हारा Ag+ में, यानी कि सिल्वर। तो सिल्वर आयन निकल के जाएगा कहां से, एनोड से निकलेगा Ag+1 और ये रिलीज होके जाएगा सॉल्यूशन के अंदर। सॉल्यूशन में गया आयन और उसके बाद सॉल्यूशन से यही आयन डिपॉजिट हो जाएगा जाके कहां पे, कैथोड के ऊपर, यानी कि इसके ऊपर सिल्वर की लेयर चढ़ जाएगी और ये Ag के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा इस कैथोड के ऊपर या सीजर के ऊपर। तो इस तरह हमारी सिल्वर की प्लेटिंग होती है। जब मैंने एक्सपेरिमेंट वीडियो अपना कराया था तो मैंने बच्चों से पूछा था क्या तुम लोग को सिल्वर प्लेटिंग देखना है, तो मैंने ये चीज बोली थी अगर उस वीडियो पे तुम लोग कमेंट करके बोलोगे तो मैं इसकी प्लेटिंग करा दूंगा। तो अगर इस इलेक्ट्रोलिसिस के वीडियो पे 1000 लाइक्स आ जाते हैं तो सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में प्रैक्टिकली तुम्हें करके दिखाऊंगा एक्सपेरिमेंट फॉर्म में, ठीक है। तो उसके लिए कमेंट करो, लाइक करो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इसके बाद अगला एप्लीकेशन हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। ये एक और इसका एप्लीकेशन है जहां पे हम रिफाइनिंग करते हैं। सो रिफाइनिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज को और ज्यादा प्योरीफाई करना या प्योर करना। तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर इज द प्रोसेस यूज्ड टू प्योरीफाई इम्प्योर कॉपर। तो बेसिकली होता क्या है, जब भी मेटलर्जी में हम किसी मेटल को ऑब्टेन करते हैं तो ये मेटल पूरी तरह प्योर नहीं होता। मान लो ये 80% कॉपर है और इसमें और भी इंप्योरिटीज हैं, तो हम कोशिश करते हैं इसको और ज्यादा प्योर बनाने की या 99.99% प्योर बनाने की। तो ये प्योरिफिकेशन हम फिजिकली नहीं कर सकते, इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से प्योरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे तुम डायग्राम देख सकते हो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर का। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें कंटेनर लेंगे जिसके अंदर इसी कॉपर का ही हमें सॉल्ट लेना पड़ेगा। तो हम लेंगे यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन है ये। तो कॉपर सल्फेट हमारा इलेक्ट्रोलाइट हो गया। यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स हम यूज करते हैं कुछ इस तरह, देखो एनोड पे हम यूज करेंगे इम्प्योर कॉपर का, यानी कि जिस कॉपर को हमें प्योर करना है, जो कम प्योर कॉपर है वो हम एनोड बनाएंगे, और एक प्योर कॉपर जो एकदम प्योर है जिसके ऊपर हमें डिपॉजिट कराना है वो रखते हैं कैथोड के ऊपर। ध्यान रखना, इम्प्योर कॉपर रखा जाएगा एनोड के ऊपर, प्योर कॉपर रखा जाएगा कैथोड के ऊपर। ये चीज पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ये दोनों ही एक्टिव इलेक्ट्रोड्स हैं, बिकॉज कॉपर के इलेक्ट्रोड्स हैं ये, तो दीज आर एक्टिव इलेक्ट्रोड्स एंड ये तुम्हें पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस में। यानी कि जब कॉपर सल्फेट ब्रेक होगा Cu+2 और SO4 2- में, तो यहाँ पे सल्फेट वाला आयन डिस्चार्ज नहीं होगा, सिर्फ कॉपर आयन ही माइग्रेट करेगा फ्रॉम एनोड टू कैथोड। यहाँ पे कॉपर आयन निकलेगा, यहाँ पे Cu+2 निकला, ये सॉल्यूशन में जाके मिल गया, और सॉल्यूशन से कॉपर आयन निकल के जाएगा और डिपॉजिट हो जाएगा कहाँ पे, एज कॉपर कैथोड के ऊपर। तो कैथोड पे तुम्हारा प्योर कॉपर डिपॉजिट होता जाएगा। तो यहाँ पे रिएक्शंस तुमसे पूछ सकता है कैथोड पे क्या हो रहा है। कैथोड के ऊपर तुम्हारा कॉपर आयन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेके बना लेगा कॉपर, यहाँ पे एरो होगा। और यहाँ पे एनोड की हम बात करें तो एनोड से कॉपर आयन निकलेगा, तो यहाँ पे मेटल है कॉपर, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे और कॉपर आयन तुम्हारे सॉल्यूशन में भेज देंगे। तो ये रिएक्शंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ऑल्सो यहाँ पे तुमसे ऑब्जर्वेशन पूछ सकता है, थोड़े समय के बाद तुम्हें देखने को मिलेगा कि जो इम्प्योर कॉपर वाला एनोड है यहाँ से कॉपर आयंस निकल रहे हैं धीरे धीरे, तो इसमें मास कम होता जाएगा, धीरे धीरे छोटा होता जाएगा। सो एनोड विल डिक्रीज ग्रेजुअली इन साइज, और यहाँ से जो कॉपर आयंस निकल के जा रहे हैं सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन से वो जाके डिपॉजिट हो जाएंगे कैथोड के ऊपर। सो प्योर कॉपर इज डिपॉजिटेड एट कैथोड, कैथोड का मास धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और प्योर कॉपर वहां पे डिपॉजिट हो जाएगा। और यहाँ पे तुम्हें ये भी दिख रहा होगा नीचे एनोड मड नाम की चीज लिखी हुई है, ये क्या होती है। तो यहाँ पे जब मैंने इलेक्ट्रोलिसिस की थी तो मैं दिखा सकता हूँ मैं, ये तुम देखो यहाँ पे अगर तुम इसमें ध्यान से देखोगे नीचे, यहाँ पे नीचे तुम्हें कॉपर की ये मड दिखाई दे रही है, यानी कि थोड़ा बहुत जो कॉपर है वो नीचे भी गिर जाता है और सारा का सारा कॉपर डिपॉजिट नहीं होता, थोड़ा बहुत कॉपर वेस्ट भी होता है एज कॉपर मड। तो अगर तुम्हें ये वाला वीडियो भी देखना है तो इसका लिंक मैं तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर तुम इसे देख सकते हो। तो बस यही लास्ट टॉपिक था हमारे इस वीडियो का। सो तुम्हें वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताना। एंड ऐसे ही वीडियोस अगर आगे भी तुम देखना चाहते हो और भी लेसन देखना चाहते हो तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अब नेक्स्ट वीडियो तुम लोग किस टॉपिक के ऊपर चाहते हो ये भी तुम नीचे कमेंट्स में लिख के बता सकते हो। एंड फिलहाल के लिए भी इस वीडियो में इतना ही, एंड इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय बाय।